तो साथियों, पिछले कुछ दिनों से एसएमई आईपीओज़ को लेकर काफ़ी डाउट्स आए हैं, काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि भाई सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई कैसे करते हैं, अगर अप्लाई कर दिया अलॉटमेंट मिल गया तो सेल कैसे करते हैं, क्या हम यहाँ पर प्री ओपन में सेल कर सकते हैं, क्या अगर कर सकते हैं तो क्या प्रोसीजर है, क्या पार्ट्स में सेल कर सकते हैं, लॉट क्या होते हैं भाई यहाँ पर, क्या यहाँ पर एक अलग से डिमैट अकाउंट होना चाहिए, क्या अलॉटमेंट होगा तो कौन से अकाउंट में होगा। तो एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जितने भी आपके डाउट्स हैं यहाँ पर, जितने भी डाउट्स आपके मन में हो सकते हैं, इस वीडियो में कवर किए गए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कार्य करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, वो भी बिना स्किप किए। एक एक चीज़ को हम बारीकी से विस्तार से समझने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि एसएमई आईपीओ आखिर क्या होते हैं भाई। अभी तक हमने केवल आईपीओ सुना था, लेकिन ये एसएमई आईपीओ क्या चीज़ है। तो देखिए साथियों, आईपीओ जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है मेन बोर्ड आईपीओ। तो जो अभी आप रिसेंट आईपीओस देख रहे थे ना, जैसे कि ड्रीम फॉक्स हो गया, आपके सिरमा हो गया, एलआईसी, या जितने भी अभी आईपीओस आए हैं, पारादीप, आप जो भी नाम देखते हैं जो हम आईपीओस कवर करते हैं, फिर रिसेंटली हर्ष इंजीनियर्स आया, ये बेसिकली मेन बोर्ड आईपीओस है। ये कंपनी थोड़ी सी बड़ी कंपनीज है, ठीक है। लेकिन छोटी कंपनियों का क्या। देखिए, कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आ रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। ये रीज़न हो सकता है कि कंपनी को यहाँ पर पैसा चाहिए। जो एक बेसिक रीज़न था आईपीओ लाने का वो तो यही था ना कि भाई कंपनी को यहाँ पर पैसा चाहिए कैपेक्स करने के लिए, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है भाई। तो बड़ी कंपनीज यहाँ पर पैसा लेकर आ पा रही हैं, आईपीओज लेकर आ पा रही हैं, मार्केट से पैसा उठा पा रही हैं, वहाँ पर क्यूआईबीज पैसा लगा रहे हैं, एचएनआईज पैसा लगा रहे हैं, भर भर कर हज़ारों करोड़ रुपए लग रहे हैं। लेकिन क्या छोटी कंपनीज को यहाँ पर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या। बात तो सही है भाई, उनको भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो उनके पास में भी एक ऑप्शन होना चाहिए ना आईपीओ लाने का। तो यहाँ पर एक डाउट ये आ सकता है कि वो एसएमई क्यों लेकर आते हैं, एसएमई आईपीओ क्यों लेकर आते हैं, वो मेन बोर्ड में भी तो आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात यह है कि कंपनी वाकई में काफ़ी छोटी है। आईपीओ का साइज होता है 3 करोड़ 4 करोड़, हम यूजुअली बात करते हैं 750 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़। तो कंपनी के साइज से तो 100 गुना ज़्यादा हो गया। तो कंपनी तो वाकई में काफ़ी छोटी है। 3 करोड़ की जो आईपीओ की साइज़ है, वहाँ पर क्या कोई बड़ा क्यूआईपी पैसा लगाएगा। सोच के देखिए, क्या कोई एंकर इन्वेस्टर आएगा, 1000 बार सोचेगा आने से पहले। तो फिर ये समस्या जो है वो बीएसई के पास में लाई गई। जो छोटी कंपनीज थी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो बीएसई के पास में गए। वो बोले यार हमारा भी आप कुछ यहाँ पर जुगाड़ कीजिए, ऐसे तो नहीं चलेगा, आप बड़ी कंपनीज का लेकर आ रहे हैं। बीएसई ने बोला यार बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा भी यहाँ पर कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। एक काम करें, तुम इन्हीं के साथ में कर दें, तुम लिस्टिंग करवा लो और यहीं पर ही तुम्हारी लिस्टिंग कर देते हैं और बीएसई पर ही प्लेटफॉर्म चलने देते हैं। तो वो बोले नहीं ऐसा नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि भाई मान लेते हैं कि हम लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और हमारा जो मार्केट कैप है वो 25 करोड़ का है। तो फिर भी 25 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी में क्या कोई बड़ा क्यूआईपी पैसा लगाएगा। उसके पास में तो फिल्टर है ना भाई, एक बार कंपनी 100 करोड़ के ऊपर की हो, 200 करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस हो, 500 करोड़ का हो, और असली पैसा तो 10,000 करोड़ के बाद में आता है। तो बोले यार बात तो सही है, तुम्हें तो वहाँ पर पहुँचने में और 10-15 साल लग जाएंगे, फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आएगा, तो मार्केट को वैल्यू नज़र नहीं आएगी, तो क्या करा जाए। और उसी के साथ में यहाँ पर हमें तो लॉट के अंदर ट्रेड करवाना, खैर उसके ऊपर अभी हम आएंगे। तो बीएसई ने बोला ठीक है भाई, तुम्हारी अर्जी मैं मानता हूँ। यहाँ पर 2012 के अंदर बीएसई बोला कि तुम्हें एक है ना स्पेशल मैं एक एक्सचेंज बना के देता हूँ, ठीक है। एक्सचेंज जो है उसका नाम है बीएसई एसएमई, ठीक है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, बीएसई प्लेटफॉर्म था, बीएसई एक एक्सचेंज था, अब एक बीएसई एसएमई कर दिया, केवल इनके लिए। बोले एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि भाई एसएमई प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये एसएमई कंपनीज हैं। अब आप एसएमई कंपनीज में सबसे बढ़िया कंपनी ढूंढ लीजिए और वहाँ पर पैसा लगा दीजिए, ठीक है। अगर बीएसई पर ही लिस्टिंग होती तो 25 करोड़ की कंपनी है, चाहे कितनी भी बढ़िया हो, इन्वेस्टर की पकड़ में आने में काफ़ी टाइम लग जाता। लेकिन अब अगर यहाँ पर एक अलग से कैटेगरी बन गई है तो एक फ़ायदा हो चुका है कि भाई ये एसएमई कंपनीज हैं, सारी की सारी बीएसई एसएमई पर लिस्टेड हैं। इनमें से आप देख लीजिए टॉप की कौन सी कंपनी में आपको पैसा लगाना है, आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। एक भूमिका जो मैं बनाना चाहता हूँ वो क्लियर हो गई है भाई यहाँ पर कि भाई एसएमई आईपीओस कैसे आए, क्या होते हैं एसएमई आईपीओस, एसएमई कंपनीज कौन सी होती है, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए हम विस्तार में एक चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर जिस भी कंपनी का पोस्ट इश्यू कैपिटल जो है वो मिनिमम 1 करोड़ का होता है और मैक्सिमम जो है वो 25 करोड़ का होता है, वो एसएमई आईपीओ के लिए लिस्टेड है। मान लेते हैं कि आपकी कोई कंपनी है, आप आईपीओ लेकर आना चाहते हैं, पोस्ट इश्यू कैपिटल जो है वो आपका 20 करोड़ का होता है और आप कहते हैं मैं आईपीओ लेकर आना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पर बीएसई एनएसई ने डिसाइड किया कि भाई आप जाएंगे एसएमई के अंदर और इससे ऊपर की जो भी कंपनी होगी वो चली जाएगी मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में आ गया कि एसएमई आईपीओ होता क्या है। अब हम यहाँ पर अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो मेन बोर्ड का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ का रिक्वायर्ड है, मिनिमम 10 करोड़ का होना चाहिए। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा होता है और 1 से 25 करोड़ के बीच में एसएमई आईपीओज ही यहाँ पर होते हैं।
ठीक है, पहला डिफरेंस हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि पोस्ट इशू कैपिटल जो है वो काफ़ी कम होता है, छोटी कंपनीज होती हैं। सेकंड जो यहाँ पर हमें देखना है कि लिस्टिंग कहाँ पर होती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया भूमिका के अंदर कि भाई मेन बोर्ड आईपीओ जो होता है वो तो जैसे नॉर्मल एक्सचेंजेस हैं बीएससी और एनएससी, वहाँ पर लिस्टिंग होती है। अभी हर्ष इंजीनियर्स का आईपीओ आया है, लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी पर, मेन बोर्ड आईपीओ है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एसएमई आईपीओज़ के लिए ऐसा डिसाइड किया गया कि भाई हाँ बात तो तुम्हारी सही है, एक काम करते हैं तुम्हारे लिए अलग से हम एक्सचेंज बना देते हैं। तो सबसे पहले 2012 में बीएससी एसएमई बना और उसके बाद में एनएससी एमर्ज भी बना। तो एनएससी ने बोला अभी बीएससी तुम अकेले यहाँ पर लिस्ट कराओगे, ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें भी इस बिज़नेस के अंदर आना है, क्योंकि एक्सचेंजेस को क्या है यहाँ पर लिस्टिंग फीस मिलती है, हर साल पैसा मिलता है, इसीलिए बीएससी का जो स्टॉक है वो पिछले साल काफ़ी भागा था। एसएमई के आने की बात है क्योंकि यहाँ पर एफएनओ की ट्रेडिंग भी होती है, और जब एनएससी का आईपीओ आएगा पीएससी की री रेटिंग होगी और दोनों के दोनों स्टॉक आपको काफ़ी भागते हुए नजर आएंगे। तो इनके लिए एक अलग से एक्सचेंज बना दिया। अभी आपके जो डाउट्स हैं उस पर अभी हम आएंगे कि भाई क्या यहाँ पर अलग से डिमैट अकाउंट ओपन करना है, क्या अलग से यहाँ पर एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करना है क्या, उस पर अभी हम आएंगे। लेकिन आई होप आपको जो एक बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं कि एसएमई आईपीओ क्या है, लिस्टिंग कहाँ पर होती है, दूसरे एक्सचेंजेस क्या हैं। अच्छा, यहाँ पर एक डिफरेंस और है मेन बोर्ड एंड एसएमई आईपीओ के अंदर। अभी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे जाएंगे तो आपको डिफरेंसेस क्लियर होते चले जाएंगे, लेकिन एक डिफरेंस आप ये भी देख सकते हैं कि मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर जो छोटी से छोटी एप्लीकेशन होती है वो करीब 15,000 के आसपास की होती है ना। लेकिन एसएमई के अंदर क्या है भाई, यहाँ पर मिनिमम 1 लाख रुपए आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो भाई छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी के तो आप एक आध शेयर भी बाय कर सकते हैं क्योंकि कंपनी जो है ट्रस्टवर्दी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ के लिए भाई ये बात करी गई भाई कि आप कंपनी तो छोटी है, अब एक आध शेयर का क्या मजा आएगा। तो एक काम करते हैं, इनके लिए एक लॉट साइज बना देते हैं कि भाई आपको अगर एसएमई में ट्रेडिंग करनी है तो आपको लॉट के अंदर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, आपको मिनिमम 1000 शेयर लेना पड़ेगा फॉर एन एग्जांपल। अभी हम उस पर आएंगे, लेकिन जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल हमने ऑलरेडी ले लिया है कि एसएमई एक्सचेंजेस क्या होते हैं। बीएससी एसएमई एंड एनएससी एमर्ज है। जो एसएमई कंपनीज मेन एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं हो सकती हैं छोटी साइज के कारण, वो यहाँ पर लिस्ट होती हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या कोई कंपनी हमेशा बीएससी एसएमई पर ही रहेगी या फिर एनएससी एमर्ज पर ही रहेगी, क्या हमेशा वो एसएमई ही बन के रहेगी? जी नहीं। अगर कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो बढ़ने लग गया है, भाव यहाँ पर बढ़ने लग गया है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंपनी को मेन बोर्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा कि भाई ठीक है आप यहाँ पर आए तो छोटी कंपनी बनकर थे, लेकिन अभी जिस तरीके से आपका स्टॉक भागा है, जिस तरीके की डिमांड है, आपकी कंपनी का अब कैपिटल काफ़ी बड़ा हो चुका है, मार्केट कैप काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब आप एक काम कीजिए, अब आप छोटी कंपनी रहे नहीं हैं तो अब आप मेन बोर्ड के अंदर आइए। ठीक है, तो मेन बोर्ड के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बस यही बात है यहाँ पर। जैसे अभी रिसेंटली एक आईपीओ आया था, एसएमई आईपीओ आया था एकी एनर्जी का, उसका शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से भागा, मार्केट कैप बढ़ता ही गया। तो भाई यहाँ पर बात हुई कि अब यहाँ पर लॉट के अंदर ट्रेड नहीं करवाना चाहिए, काम करते हैं इनको मेन बोर्ड में ले आते हैं, और मेन बोर्ड में आते ही जो नॉर्मल शेयर्स हैं वैसे यहाँ पर चीज़ें होने लग जाती है। एक शेयर आप ले सकते हैं लॉट के अंदर, अब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, अभी हम उस पर आएंगे लॉट के अंदर ट्रेडिंग क्या है, लॉट्स क्या होते हैं, लेकिन आई होप आपको यहाँ पर एक बेसिक आइडिया मिलता जा रहा है। अब चलिए अगला जो सवाल है कि यहाँ पर ट्रेडिंग होती कैसे है। तो भाई यहाँ पर जो ट्रेडिंग है ना वो लॉट साइज के अंदर होती है। जैसे आप फ्यूचर्स ऑप्शंस में देखते हैं ना कि भाई यहाँ पर 2000 का एक लॉट है, इसके अंदर ही आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू 1 लाख से ऊपर की है, ऐसा देखते हैं ना फ्यूचर्स ऑप्शन में। बिल्कुल वैसे ही एसएमई के लिए भी यहाँ पर लॉट साइज डिफाइन कर दिया कि भाई मान लेते हैं अभी रिसेंटली वर्चुअसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग हुई कि भाई यहाँ पर लॉट साइज जो है वो 2000 शेयर्स का है। तो अगर आपको यहाँ पर बाइंग करनी है तो आपको यहाँ पर 1 लॉट मिनिमम लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 लॉट के अंदर मिनिमम आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और लिस्टिंग के बाद भी अभी क्या होता है, हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं, लॉट साइज 45, ठीक है, और एक बार अलॉटमेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पार्शियल सेल कर सकते हैं कि भाई 45 में से 15 बेच दो, ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपको 2000 शेयर्स मिले हैं यानी 1 लॉट मिला है तो आपको वो पूरा का पूरा लॉट यहाँ रखना है, पूरा का पूरा लॉट या तो सेल करना है या फिर पूरा का पूरा लॉट यहाँ पर बाय करना है। अगर आप और बाय करना चाहते हैं तो आप पार्ट्स के अंदर यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न यही है कि भाई जब आप छोटी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी के ऊपर आपको अच्छा भरोसा होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर लॉट साइज का जो एक विधान है वो यहाँ पर सेट कर दिया गया है। सो आई होप आपका ये डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो चुका है। लॉट साइज के अंदर ही करना है, पार्शियली आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि वर्चुअसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप देख भी सकते हैं, 2000 शेयर्स का एक लॉट है, प्राइस है 56 रुपये की प्रति शेयर के अनुसार, तो 2000 × 56। तो अगर आप 1 लॉट बाय करेंगे तो इतना पैसा आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पैसा नहीं होगा तब आप यहाँ पर पार्शियल नहीं कर पाएंगे कि भाई ठीक है 1,12,000 आ रहा है तो मैं तो अभी 50,000 ही देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगला जो सवाल आया है वो ये कि क्या मुझे एक डिफरेंट डीमैट अकाउंट रखना पड़ेगा एसएमई स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए
एसएमई स्टॉक्स जो हैं वो अदर स्टॉक्स की तरह ही हैं, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पर लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, जो आपका करंट ब्रोकर है, मान लेते हैं ग्रो है, अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, आप वहाँ पर लॉट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आपको कोई यहाँ पर अलग से सेगमेंट ओपन करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई एफएनओ के अंदर ना एक अलग से सेगमेंट होता है, वहाँ पर भी लॉट साइज होता है। अभी आपने बताया एफएनओ की तरह है, तो क्या मुझे यहाँ पर एक अलग से सेगमेंट ओपन करवाना पड़ेगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग करते हैं वैसे यहाँ पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं वर्चुअसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, तो आप सर्च करेंगे वर्चुअसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्च करेंगे, वो कुछ आपको दिखाएगा, आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपको यहाँ पर लॉट के अंदर ट्रेडिंग करनी है। तो आप लॉट साइज डाल दीजिए, मान लेते हैं 2000 शेयर से आपको बाय करना है, एक लॉट ही यहाँ पर बाय करना है, तो आप एक लॉट यहाँ पर एंटर कर दीजिए, जो प्राइस है वो एंटर कर दीजिए, मल्टीप्लाई होकर जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ पर अमाउंट आएगा आप उसको पे कर दीजिए, तो आपका जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो सिंपल है, यहाँ पर कोई अलग से डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना है। अच्छा, क्या मुझे यहाँ पर बीएससी एसएमई पर एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? जी नहीं। क्या आपने बीएससी और एनएससी पर अकाउंट बनाया है जो आप यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे? जी नहीं। तो यहाँ पर भी कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाना है, जो डीमैट अकाउंट आपका चल रहा है वहीं पर ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप दिस डाउट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अच्छा, अगला जो प्रश्न आता है कि भाई एसएमई है, छोटी कंपनी से, तो क्या मैं रिटेलर होकर यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ? क्या एज ए रिटेलर जैसे मैं बाकी आईपीओस में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर भी अप्लाई कर दूँ? जी हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं भाई। देखिए, मेन बोर्ड आईपीओ में जिस तरीके से आप अप्लाई करते हैं ना, जिस तरीके से उन आईपीओस के अंदर रिटेलर्स का एक अलग से रिजर्वेशन होता है 35%, 15%, उसी तरीके से यहाँ पर भी रिटेलर्स को एक रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर लॉट साइज के अंदर ट्रेडिंग होती है, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए यहाँ लगाने पड़ेंगे। अभी जैसे 2000 के बारे में बात करें, 56 रुपये का एक शेयर है, तो 1,12,000 का यहाँ पर प्राइस हो गया। अगर यहाँ पर 2000 शेयर्स हैं और 50 के भाव में आता तो 1 लाख रुपए होता। तो आपको यहाँ पर मिनिमम 1 लाख रुपए तो लगाने ही पड़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, रिटेल कैटेगरी में जो अपर लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है, तो आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में आपको पैसा लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई एसएमई आईपीओ 1.5 लाख के रुपए में आए, हो सकता है कोई 1,60,000 में आए, हो सकता है कोई 1,20,000 में आए, लेकिन 1 लाख से नीचे आपको यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा। अभी हमने चर्चा की थी ना कि भाई जब आप मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं तो 15,000 का एक लॉट होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1 लाख से ऊपर आपको पैसा लगाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ कि रिटेलर्स का क्या रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी वर्चुअसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग हुई थी, ये रिसेंट एसएमई आईपीओ था, एंड रिटेल को कितना शेयर अलॉट किया गया है? 50% ऑफ द नेट ऑफर जो है वो रिटेलर्स के लिए रिजर्व था इस पर्टिकुलर एसएमई आईपीओ के अंदर। उसी तरीके से अभी जो अन्नपूर्णा स्वादिष्ट एसएमई आईपीओ आ रहा है उसके अंदर 35% जो है वो रिटेलर्स को ऑफर किया गया है, उनके लिए रिजर्व रखा गया है। तो आपके लिए यहाँ पर एक रिजर्वेशन अवश्य होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि क्या एचएनआईज अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी हाँ, एचएनआईज भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से ऊपर का होगा, जो एचएनआईज में होता भी है। तो एचएनआईज को लेकर यहाँ पर कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। एंड क्यूआईबीज का कोटा होता है क्या? क्या एसएमई आईपीओज के अंदर क्यूआईबीज का कोटा मुझे देखने को मिलेगा? तो भाई ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होता है, जैसे कि अभी आपने देखा अन्नपूर्णा स्वादिष्ट के अंदर आपको क्यूआईबी का 50% कोटा नज़र आएगा, आ रहा है यहाँ पर नज़र। तो यहाँ पर रिटेलर्स का थोड़ा कम कर दिया है और एचएनआईज का थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर क्यूआईबीज का कोटा नहीं है तो भाई 50% है, 50% रिटेलर्स को दे दिया, 50% यहाँ पर एचएनआईज को दे दिया, सिंपल एज दैट। तो तीनों ही कैटेगरी यहाँ पर होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब अगला सवाल यहाँ पर ये आता है कि मैं ये समझ गया कि एसएमई आईपीओज क्या हैं, कैटेगरीज यहाँ पर क्या होती है, लॉट का साइज क्या है, ट्रेडिंग कैसे होती है, मुझे अलग से डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए, ये भी समझ गया, एक अलग से एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं बनाना है, ये भी समझ गया, लेकिन अप्लाई कैसे करना है भाई? ये तो बताइए कि एसएमई आईपीओज में अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो साथियों, जिस तरीके से आप मेन बोर्ड आईपीओस में अप्लाई करते हैं उसी तरीके से आप एसएमई आईपीओस में भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस यही है कि ये लॉट्स के अंदर ट्रेड होते हैं, बस ये एक आप डिफरेंस मान के चलिए, बाकी सब कुछ सेम है, सिमिलर, एकदम सिमिलर है। कई जगह तो सेम ही आपको नजर आएगा। जैसे कि अगर आप बात करें मेन बोर्ड आईपीओस में आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं, पहला तरीका है नेट बैंकिंग, दूसरा तरीका है यूपीआई, यही 2 तरीके हैं। तो भाई नेट बैंकिंग के अंदर कैसे आप अप्लाई करते हैं? अपने बैंक के वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर आपका जो डीपी आईडी है वो सब एंटर होता है, डीपी नेम आईडी वगैरह, आप अप्लाई कर देते हैं जितने लॉट्स आपको अप्लाई करने हैं। यही तरीका है, सिमिलर तरीका यहाँ पर भी है। आप जाएंगे, आसबा एप्लीकेशन आपको लगानी है नेट बैंकिंग से, मान लेते हैं आपका एचडीएफसी बैंक है, आप ये पर्टिकुलर एसएमई आईपीओ सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं वर्चुअसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। जैसे सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर बताएगा भाई ये लॉट का साइज है, तो 2000 एक लॉट है, तो 2000 शेयर का आपने 2000 डाल दिया। उसके बाद में 56 रुपये आपको बताएगा ये कट ऑफ प्राइस है, आपने यहाँ पर एंटर कर दिया, पैसा आ जाएगा, आपने ब्लॉक करवा दिया, ये आपका आईपीओ अप्लाई हो गया, सिंपल है।
अब यहाँ पर ना एक सवाल ये आया था कि भाई मैं नेट बैंकिंग से अप्लाई करता हूँ तो शेयर्स कहाँ पर जाएंगे। तो मुझे पता नहीं ये डाउट कैसे आपके मन में आ गया, लेकिन शेयर्स तो आपके डिमैट अकाउंट में आएंगे ना भाई। जब आप नेट बैंकिंग ओपन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपके ब्रोकर का नाम क्या है। आपने लिख दिया अब स्टॉक्स है भाई RKSV सिक्योरिटीज़, जीरोदा है भाई, ग्रो है भाई, नेक्स्ट बिलियन है, जैसे कि ग्रो का नाम नेक्स्ट बिलियन है। तो इस तरीके से वो आपसे पूछेगा। एंजल वन है भाई, मोतीलाल ओसवाल है भाई, आप वहाँ पे एंटर कर दिया। सेकंड नंबर पे वो आपसे पूछेगा, ठीक है भाई, तो आपने जहाँ पर अकाउंट ओपन किया है वहाँ पर आपका कोई अकाउंट होगा ना, नंबर होगा ना, तो वो आप नंबर एंटर कर दीजिए। जैसे कि बैंक का एक अकाउंट नंबर होता है, जैसे आपका मोबाइल एक नंबर होता है, जैसे आधार एक नंबर होता है, वो आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं है। बैंक नंबर है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, पैन कार्ड है, ऐसे है कि नहीं है। उसी तरीके से आपका जो ब्रोकिंग का अकाउंट है वहाँ पर भी आपका एक अलग से नंबर होगा, 16 डिजिट का होता है वैसे CDSL के अंदर। तो भैया 16 डिजिट का जो ये नंबर है वो आपके अकाउंट को दर्शाता है, तो आप वो वहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये जो दो चीज़ें हैं, जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, तो अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो सीधे इंडिकेशन चला जाएगा, हाँ भाई ये रमेश भाई साहब का है, इन्होंने अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर रखा है, ये इनके ब्रोकर का नाम है और उसी के साथ में ये इनका अकाउंट है, अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, इस नंबर पे जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, ये शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए। इस तरीके से होता है। तो नेट बैंकिंग के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, और मैं नेट बैंकिंग ही प्रेफर करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई देखिए, नेट बैंकिंग के अंदर क्या है, सबसे पहले तो पैसा जो ब्लॉक करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, मैंडेट का कोई इशू नहीं। अभी भी मैं डाउट्स देखता हूँ कि सर मैंने अप्लाई तो किया था हर्षा इंजीनियर्स में, लेकिन मैंडेट ही नहीं आया। अब वो तो 5 बज गए सर, अब तो मैंडेट आएगा भी नहीं, तो गई भैंस पानी में। अब आप उस IP में अप्लाई नहीं कर सकते, मैंडेट का इशू हो गया। मैंने तो कर दिया था, लेकिन पैसा जो है वो अनब्लॉक भी हो गया, पैसा लगाया नहीं अभी तक, क्या दिक्कत आने लगी है, अलॉटमेंट हो गया लेकिन पैसा नहीं कटा है। तो ये जितने भी इशूज़ हैं वो आपको नेट बैंकिंग में देखने को नहीं मिलेंगे। और उसी के साथ में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो पैसा जो है वो हाथों हाथ विद इन अ सेकेंड आपका अनब्लॉक हो जाएगा, कोई ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो UPI में कभी कभी इशू आ जाता है कि पैसा जो है वो अनब्लॉक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए नेट बैंकिंग को ही प्रेफर कीजिए। और यहाँ पर ना आपको बार बार एंटर भी नहीं करना, बस एक बार आपने एंटर कर दी डिटेल्स, उसके बाद में IPO सेलेक्ट कीजिए, विद इन 30 सेकंड से आप IPO में अप्लाई कर पाएंगे। एंड हैसल फ्री प्रोसेस है, ज़रूर से आप नेट बैंकिंग ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए मैं पर्सनली अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे तो ना UPI ही जचता है, मुझे UPI का मेथड बता दो। तो UPI के अंदर जो है वो जीरोदा ही ये सर्विस प्रोवाइड करता है। जीरोदा के अंदर आपको एक SME का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जैसे मेन बोर्ड IPO का है उसी के अंदर आपको SME का भी मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं UPI के थ्रू। एंड सिमिलर प्रोसेस है, जैसे आप मेन बोर्ड IPO लगाते हैं उसी तरीके से आप SME IPO भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ ये केवल जीरोदा के अंदर है, और बाकी कोई भी ब्रोकर ये सर्विस एज ऑफ नाउ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है, अगर आपको जीरोदा में अकाउंट ओपन करना है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, अब अगला जो सवाल है वो ये है कि ठीक है मैं सब कुछ समझ गया, यहाँ पर अप्लाई भी कर दिया, मैंने नेट बैंकिंग से अप्लाई कर दिया, मुझे अलॉटमेंट भी हो गया, शेयर्स जो हैं वो मेरे डीमैट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो गए, दिखा भी रहा है कि भाई एक लॉट आपको मिला है 2000 शेयर्स का, 1000 शेयर्स का, लेकिन अब सेल कैसे करना है ये बताइए। क्योंकि यहीं पर ही तो प्रॉब्लम है, अगर मैं सेल नहीं कर पाया, 1 लाख रुपये के शेयर्स हैं तो दिक्कत हो जाएगी भाई, यहाँ पर तो नुकसान हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, तो भाई उसका भी इलाज है। तो भाई यहाँ पर जैसे आप बाकी IPO सेल करते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी सेलिंग की जा सकती है। बस एक डिफरेंस है कि आपको यहाँ पर लॉट साइज में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मान लेते हैं 2000 का एक लॉट है, तो आपको 2000 का एक लॉट लेना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा। जैसे आप मेन बोर्ड में करते हैं वैसे नहीं कर सकते। मेन बोर्ड में क्या है, बाकी स्टॉक्स के अंदर एक शेयर कर दिया, 2 शेयर कर दिए, अभी 45 शेयर्स मिले हैं, 15 अभी सेल कर देता हूँ, 15 कल कर दूंगा, 15 लॉन्ग टर्म के लिए पड़े, ऐसा नहीं कर सकते। 2000 मतलब 2000, सारे के सारे एक साथ जाएंगे, सारे के सारे एक साथ आएंगे, या सारे के सारे एक साथ रहेंगे, ये यहाँ पर फ़र्क है। तो 2 तरीके की यहाँ पर सेलिंग होती है। पहली जो सेलिंग है वो है पोस्ट लिस्टिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि प्री IPO के अंदर, प्री ओपन के अंदर क्या होता है, 9 बजे से 9:45 के बीच में प्री ओपन मार्केट चलता है IPO का, ठीक है। यहाँ पर जो है काफ़ी सारी ट्रेड्स पुट होती हैं, ग्रे मार्केट की भी ट्रेड्स यहाँ पर आती हैं, तो सब चीज़ें यहाँ पर आके सेटल होती है और लिस्टिंग होती है 9:45 पर, ठीक है। और 10 बजे से जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक है, वो आम ट्रेडिंग के लिए खोल दिए जाते हैं कि भाई अब आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, 1 शेयर ले लीजिए, 2 शेयर लीजिए, जितने लेने लीजिए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10 बजे से जो प्राइमरी इशू है वो सेकेंडरी मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद में स्टॉक ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन 9 से 9:45 के बीच में यहाँ पर प्राइस डिसाइड की जाती है सप्लाई एंड डिमांड से, और 9:45 पर जितने भी ऑर्डर्स हैं एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर। देखिए 10 बजे ट्रेडिंग जब शुरू होगी तो जितने भी ऑर्डर्स हैं सब के सब ऑर्डर्स डिफरेंट प्राइस पर एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन 9 से 9:45 का जो प्री IPO मैकेनिज्म है, प्री ओपन मैकेनिज्म है, यहाँ पर सारे के सारे ऑर्डर्स, देखिए 9 से 9:45 के बीच में ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं।
कोई बोलेगा 100 पे बाय करना है, कोई बोलेगा 90 पर बाय करना है, कोई बोलेगा 120 पर सेल करना है। ठीक है, सारे के सारे सप्लाई एंड मैकेनिज्म का एक सॉफ्टवेयर है, उसके तहत 9:45 पर लिस्टिंग होती है और सारे के सारे ऑर्डर्स एक ही प्राइस पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ठीक है, पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, आज से करीब 1 साल पहले आप IPO वाली प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम विस्तार में समझ सकते हैं कि पहला जो तरीका है सेल करने का, पहली जो सेलिंग है वो है पोस्ट लिस्टिंग। आप 10 बजे के बाद में जैसे आप बाकी शेयर सेल करते हैं यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन लॉट्स के अंदर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें प्री IPO के बारे में, प्री ओपन के बारे में, तो ये 45 मिनट का एक ऐसा विंडो होता है जहाँ पर आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और जो लिस्टिंग होती है, जो एक फाइनल प्राइस होती है वो 9:45 पर पता चलती है और इसी प्राइस पर ट्रेडिंग होती है, इसी टाइम पर ट्रेडिंग होती है। तो ये सेम चीज़ आपको मेन बोर्ड में भी देखने को मिलती है और ये सेम चीज़ आपको SME IPOs में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सेल कैसे करते हैं? तो अगर आपको प्री ओपन में सेल करना है, ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर आपको यहाँ पर प्री ओपन में सेल करना है तो आपको एक लिमिट सेल ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा एट द लोअर सर्किट प्राइस। यहाँ पर काफ़ी सारा डाउट आता है कि ठीक है सर, 9 से 9:45 के बीच में मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, मैं कर दूंगा। ट्रेडिंग जो है, जो फाइनल प्राइस है वो 9:45 पर आएगी, भाई ये भी मैं समझ चुका हूँ, लेकिन लोअर सर्किट प्राइस पे क्यों सर? मुझे तो 100 पे शेयर्स मिले हैं तो मैं तो चाहता हूँ 200 पे सेल करना, क्योंकि एक ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो मैं कम से कम 180 पे तो सेल करूँगा। आप तो बोल रहे हो 90 पे सेल कर दीजिए। तो साथियों, अभी आपको, अगर आप ये डाउट पूछ रहे हैं तो आपको लोअर सर्किट प्राइस या फिर लिमिट सेल ऑर्डर जो है उसकी डेफिनेशन नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि लिमिट सेल ऑर्डर आखिर होता क्या है। तो इसको चलिए अच्छे से समझते हैं हम। देखिए, लिमिट सेल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपने एक्सचेंज को एक लिमिट दी है। जब आप कह रहे हैं ना कि 100 पे ही मुझे यहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपने एक्सचेंज को ये बोला कि देख भाई एक्सचेंज, अगर जो प्राइस है वो 150 हुआ तो मेरा ऑर्डर प्लेस कर देना, मेरा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देना। अगर 180 हुआ तो कर देना, अगर 101 हुआ तो कर देना, लेकिन अगर 100 से 1 पैसा भी कम हुआ तो मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाना चाहिए। लिमिट ऑर्डर का मतलब यही होता है। जब आप ये कहते हैं ना कि भाई मुझे यहाँ पर सेल करना है, तो आप क्या चाहते हैं? आप महंगे से महंगा सेल करना चाहते हैं, है कि नहीं है? और जब आप कह रहे हैं कि मैं बाय करना चाहता हूँ, तो आप सस्ते से सस्ता बाय करना चाहते हैं। तो जब हम सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं और आपने यहाँ पर 100 पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो भाई यहाँ पर 100 के नीचे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके ऊपर ही होगी। तो ऊपर कितनी भी हो सकती है भाई, ऊपर जो है वो बाइंग प्राइस पे डिपेंड करती है, बाइंग फोर्स पे डिपेंड करती है। और जो मैं आपको लिंक देता हूँ वहाँ पर पता चल जाता है कि भाई 90% का प्रीमियम चल रहा है, 100% का प्रीमियम चल रहा है। तो जो लिस्टिंग प्राइस है वो है 200, आपने ऑर्डर प्लेस किया 100 पे लिमिट ऑर्डर कि 100 के नीचे मुझे नहीं बेचना, ऊपर जो मैक्सिमम प्राइस हो वहाँ पर मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। तो अगर 200 पे लिस्टिंग होगी तो आपका ऑर्डर कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा? 9:45 पर, 200 पर होगा। अगर लिस्टिंग जो है वो 190 पर होती है तो आपका ऑर्डर कौन सी प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा? 100 पे कि 190 पर? 190 पर। ठीक है, अगर यहाँ पर लिस्टिंग होती है मान लेते हैं 90 पर, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? जी नहीं, क्योंकि आपने लिमिट प्राइस क्या लगाई है? 100 की लगाई है। इसलिए फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने जोश के अंदर 100 का आपको अलॉटमेंट मिला है, 100 की प्राइस पर, 200 की प्राइस पर आपने ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर दिया जोश के अंदर के नहीं भाई मैं नीचे भाव सेल नहीं करूँगा, हम तो बड़े भाव पर सेल करना चाहते हैं, बड़ा दांव खेलना चाहते हैं। और लिस्टिंग हो जाती है 180 पर, तो क्या आपका ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा? जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 200 तो आपने लिमिट डिसाइड किया ना कि भाई ये तो लिमिट है, इसके नीचे मैं सेल नहीं करना चाहता। अगर 200 के ऊपर हुआ तब तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा 9:45 पर। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें लोअर सर्किट प्राइस पर यहाँ पर प्लेस करना है। तो लोअर सर्किट प्राइस कहाँ से मिलेगी? वैसे तो 10% नीचे होता है, लेकिन जो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर BSE जो है स्पेशली मेंशन करता है। जो IPOs मैं आपको बताता हूँ SME IPOs के अंदर, वहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर आपकी जो प्राइस है, जिस भाव पर आपको मिला है, अगर आप उस भाव पर भी ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो भी आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हमें लोअर सर्किट प्राइस नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भाव है वहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, सेल ऑर्डर, आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 100 के भाव पर मिला, अगेन बेस यहाँ पर क्लियर होगा तो आप समझ पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर 100 पे मिला, जो लोअर सर्किट प्राइस है वो 90 की, आप कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो कंफर्म नहीं है, काम करता हूँ 100 पे लगा देता हूँ, और लिस्टिंग होने वाली है 200 पर, तो इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि आपने 100 पे लगाया है कि 90 पर लगाया है। अगर 190 पर भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन सेफ साइड पर अच्छे SME IPOs के अंदर जहाँ पर लिस्टिंग काफ़ी बढ़िया होती है, जैसे आप रिसेंटली देख रहे हैं, जो भी मैं आपको SME IPO बता रहा हूँ वहाँ पर अच्छी लिस्टिंग हो रही है, तो आपको कहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना है? वैसे तो लोअर सर्किट प्राइस पर। अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि लोअर सर्किट प्राइस क्या है, वैसे तो मैं टेलीग्राम पर बताता हूँ, तो भी आप एक कार्य कर सकते हैं। नहीं पता लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस भाव पर आपको शेयर्स मिले हैं वहाँ पर लिमिट सेल ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इसके ऊपर जहाँ पर भी लिस्टिंग होगी वहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा।
आई होप आपको ये डाउट एकदम क्लियर हो चुका है। इसके बाद में इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके पास में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप कहते हैं कि लाइव दिखाइए, तो पिछले साल मैं मेन बोर्ड IPO के अंदर दिखा चुका हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो भाई जो प्लेलिस्ट आपके लिए स्पेशली बनाई गई है IPO से रिलेटेड, ये जो प्लेलिस्ट है गाइस, IPO कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, अब यहाँ पर एक वीडियो और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू प्लेस ऑर्डर इन प्री ओपन IPO, जाकर देखिएगा, ये वीडियो देखिएगा। इन दोनों वीडियो से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी और क्लैरिटी की आवश्यकता है नहीं, मैंने एकदम विस्तार में एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझा दी है। लेकिन साथियों यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि आप ये जो प्री ओपन वाला है ना, ये 2 ब्रोकिंग ऐप में नहीं कर सकते हैं। पहला है ग्रो और दूसरा है एंजल वन, और जहाँ तक मुझे जानकारी है ये 2 ब्रोकिंग ऐप ही आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आपको एक टिकट रेज करनी पड़ेगी और वो आपको एक अलग से विंडो देंगे। तो ग्रो ऐप का 110% कन्फर्म्ड है, और एंजल वन का भी जब मैं रिसर्च करा था तब मुझे ये आइडिया लगा है। अगर आपको पता है तो आप कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो मैं जो है पर्सनली अपस्टॉक्स एंड जीरोधा यूज़ करता हूँ। ये दोनों जो ब्रोकर हैं ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और बहुत जल्द अपस्टॉक्स जो है वो UPI वाली सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, जहाँ पर आप UPI से इनके ऐप के थ्रू से SME IPOs में अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपको डिमैट अकाउंट ओपन करना है तो ग्रो के अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी। तो आपने तो केवल मॉडल का चेहरा देख के अकाउंट ओपन किया था। एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपस्टॉक्स के अंदर टोटली फ्री डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई AMC चार्ज नहीं लग रहा है पहले साल, कोई यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है। तो आप SME IPO के लिए इस्तेमाल कीजिए, प्री ओपन के अंदर सेल करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, IPO के लिए इस्तेमाल कीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर ट्रेडिंग को लेकर, इन्वेस्टिंग को लेकर, मार्जिन ट्रेडिंग, फंडिंग को लेकर जो कार्य करना है, GTT ऑर्डर प्लेस करना है, अपस्टॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाकर अपना टोटली फ्री अकाउंट अभी ही ओपन कर लीजिए, पता नहीं कब तक ये ऑफर रहने वाला है। बाकी अगर जीरोधा में ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब चलिए यहाँ पर सब चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला जो है, क्या यहाँ पर कोई लिक्विडिटी इशू है क्या? जी हाँ, लिक्विडिटी इशू रह सकता है। प्रयास आपको यही करना है कि आप प्री ओपन के अंदर सेल कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर शेयर्स को जितना जल्दी हो सके निकाल रहे हैं, अगर आप प्री ओपन में सेल नहीं कर पाए हैं तो, क्योंकि लोअर सर्किट यहाँ पर लगते हैं, सभी लोग यहाँ पर प्रीमियम को देखकर अप्लाई करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स से ज़्यादा मतलब है नहीं। 100 में से कोई एक कंपनी होगी जिसके फंडामेंटल्स वाकई में तोड़ फोड़ हैं और जो बहुत जल्द मेन बोर्ड में शिफ्ट होने वाली है। तो 100 में से एक को ढूंढने के चक्कर में आप लाखों रुपए रिस्क पर नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए लिक्विडिटी का इशू रह सकता है। प्री ओपन में सेल कीजिए, 110% 200% आपका प्री ओपन में जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो तरीका मैंने बताया है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो। इसलिए प्री ओपन में ही सेल करना है। उसके बाद में लोअर सर्किट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, लगातार 2-3 दिन भी लोअर सर्किट रह सकते हैं, तो आपको यहाँ पर एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक रिस्क यहाँ पर है। तो रिस्क तो भाई रहेगा ही, अगर आपको रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए तो रिस्क भी आपको उसी अनुसार मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्या? तो देखिए साथियों, ऐसा है कि हर SME IPO लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। अभी मैं जस्ट क्लियर कर चुका हूँ, ये नई बीमारी रिटेलर्स को लग चुकी है। स्टॉक गिरता है तो क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए रख लें क्या? ये कौन सा तरीका है भाई? तो जो जिस पर्पज़ के लिए बना है उसको उसी पर्पज़ के लिए आपको इस्तेमाल करना है। SME IPOs में लोग डिमांड देख कर आते हैं, डिमांड बढ़िया नजर आती है, अप्लाई करते हैं, अलॉटमेंट मिलता है, लिस्टिंग पर सेल करते हैं, सिंपल एज दैट। आपको भी यही प्रोसेस अपनाना है। ज़्यादा लॉन्ग टर्म मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मार पड़ती है SME IPOs में वो बहुत बड़ी मार पड़ती है साथियों, बुला ही नहीं भूलेंगे आप। अगला जो डाउट आया है, काफ़ी बार ये पूछा गया है कि सर आप कह रहे हैं लोअर सर्किट प्राइस पर यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कीजिए, क्या मुझे लॉस नहीं होगा? तो ये कॉन्सेप्ट मैं बारीकी से समझा चुका हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर लिमिट प्राइस सेट कर रहे हैं और ऑर्डर जो है 9:45 पर आपको एक फाइनल प्राइस पर एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा, जो बेसिकली लिस्टिंग प्राइस है। तो आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं। अगला जो डाउट है, क्या हम सभी SME IPO में अप्लाई करें? जी नहीं, सभी में अप्लाई नहीं करना है भाई। काफ़ी कंपनीज तो फ्रॉड होंगी यहाँ पर, काफ़ी कंपनीज तो एकदम ही बेकार होंगी। तो जो कंपनी मैं बता रहा हूँ उसी में ही अप्लाई करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से SME IPO में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद में आपका डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है। आपको ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि भाई आप तो सोच रहे हैं रिवॉर्ड तो रिवॉर्ड मिले लेकिन रिस्क मैं लेना नहीं चाहता, ऐसा नहीं होगा भाई। ये मार्केट का सनातन सत्य है, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। उसके बाद में जो अगला डाउट है कि प्री ओपन के लिंक्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे चेक करूंगा मैं, तो उसका जो समाधान है वो तो पिछले 2 साल से आपको टेलीग्राम पर मिल ही रहा है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भाई जाके जल्दी से ज्वाइन कीजिए। सभी चीज़ें मिलती है IPO से संबंधित, कि भाई प्री ओपन के लिंक्स क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहे हैं, कहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना है, क्या डिटेल्स है, कि एक चीज़ बारीकी से एकदम विस्तार में आपके साथ में साझा की जाती है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी नहीं बताएगा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। अगला जो डाउट है, क्या मैं यहाँ पर पार्शियली सेल कर सकता हूँ क्या?
जी नहीं, आपको यहाँ पर लॉट के अंदर ही करना पड़ेगा। अगला जो यहाँ पर डाउट है, क्या एक अलग से सेगमेंट ओपन करना पड़ेगा? ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप बाकी स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं वैसे ही आप यहाँ पर भी ट्रेडिंग करते हैं। तो एफएनओ की तरह यहाँ पर कोई अलग से सेगमेंट ओपन नहीं करवाना है, कोई नया अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं करवाना है। एक्सचेंज के साथ में जो ब्रोकर है वहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ग्रो और एंजल वन जो है वो आपको प्री ओपन की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए आप स्टॉक्स या फिर जीरोधा में शिफ्ट हो सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अलॉटमेंट रूल्स क्या है रिटेल एंड एचएनआई को लेकर? तो देखिए साथियों, ऐसा है कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर जो रूल्स हैं वो ओल्ड रूल्स हैं। तो एचएनआईज को यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट हो रहा है, रिटेलर्स को यहाँ पर लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट हो रहा है। जैसे कि आप बिग या फिर माफ़ कीजिएगा, जैसे आप मेन बोर्ड आईपीओज में देखते हैं ना, बिग एचएनआई कैटेगरी एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, वैसा यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ओल्ड एचएनआई रूल्स लागू होते हैं, यानी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपको अलॉटमेंट होता है। अगला जो है, क्या हम यहाँ पर यूपीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं? क्या ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ ये जो सुविधा है आपको जीरोधा में ही मिलेगी, है ना। एंड अगर आपको अप्लाई करना है यूपीआई से, जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगेन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मैं प्रेफर करता हूँ नेट बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है नेट बैंकिंग के अंदर। उसके बाद में क्या मैं यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता हूँ? जी नहीं, एसएमई आईपीओज़ के अंदर जो लिस्ट हो रहे हैं वहाँ पर आप T+2 सेटलमेंट देखते हैं, इसलिए न तो आप BTST कर सकते हैं, न यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और न ही यहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने एसएमई आईपीओज़ को लेकर सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई आपका प्रश्न बच जाता है तो कमेंट बॉक्स पे पूछिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बाकी अगर आपने यहाँ पर आईपीओ कॉन्सेप्ट्स वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब काफ़ी सारे एसएमई आईपीओज़ आने वाले हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा, स्वादिष्ट, एंड कल भी एक एसएमई आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ है जहाँ पर पैसा जो है वो डबल ही होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा के रख लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि आपसे इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन एट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी मिस ना हो। और भाई वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो वाकई में अच्छा नहीं लगेगा। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है, कमेंट करके अपनी राय बताई है कि वीडियो कैसा लगा, अपना डाउट पूछा है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।